दोस्तों काफ़ी समय से हमारे चैनल पर कुछ इस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे कि सर तंदूर कांड को अपनी आवाज़ में सुनाइए। अब दोस्तों तंदूर कांड चूँकि काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था, इसलिए मैंने इसको कवर भी नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अगर क्राइम स्टोरी सुनते हैं तो तंदूर कांड को बहुत अच्छे से बारी बारी से अलग अलग चैनल पर सुन लिया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे व्यूवर्स हैं वो लगातार कॉमेंट्स कर रहे हैं कि सर तंदूर कांड को अपने लफ्ज़ों में सुनाइए। और दोस्तों जब भी बात आती है तंदूर कांड की तो ये अपने आप में साल 1995 में घटा हुआ एक ऐसा क्राइम था कि जिसकी वजह से ना कि पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो क्राइम था इसकी गूंज सुनाई दिखाई पड़ी थी। दरअसल इसकी जो गूंज सुनाई पड़ी थी उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो मर्डर करना नहीं थी, बल्कि मर्डर करने के बाद में जो लाश को ठिकाने लगाने का जो तरीका था ये अपने आप में एक ऐसा तरीका था जिसको सुनने के बाद में उस समय लोगों की रूह कांप गई थी। और दोस्तों बात जब भी तंदूर कांड की होती है तो इस तंदूर कांड को नैना सहनी मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, आप लोग को परत दर परत बहुत विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं इस तंदूर कांड के ऊपर पूरी स्क्रिप्ट लिख रहा हूं और पूरी रिसर्च इसके बारे में कर रहा हूं। तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में शायद अभी भी आप अनजान होंगे। तो बहुत विस्तार से आप लोग को आज की ये कहानी सुनाने वाला हूँ। हो सकता है कि रात 8 बजे ये कहानी ना आ पाए, जब आप लोग सुन रहे हो तो थोड़ा सा समय लेट हो जाए, क्योंकि जब मैं शूट करने के लिए बैठ रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 6:30 बजे का समय हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि 8 बजे तक ये कहानी आ पाएगी। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने देश की सबसे ज़्यादा चर्चित क्राइम स्टोरी तंदूर कांड को लेके। तो दोस्तों आप लोग के जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं ये वीडियो के अंत में मैं ज़रूर से ज़रूर पढ़ूंगा, चाहे वीडियो कितना ही लंबा हो। आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों आज की जो घटना है ये आप सभी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये घटना है तंदूर कांड और तारीख थी लगभग 2 जुलाई साल 1995 और रात के करीब 11 बजे के आसपास का समय था। दिल्ली पुलिस के 2 जवान कांस्टेबल, जिसमें पहले का नाम अब्दुल नज़ीर कुंजू और दूसरा जो साथ में था इनका नाम चंद्रपाल, ये दोनों जवान दिल्ली के ही सबसे ज़्यादा पॉश इलाके में रात के समय गश्त के लिए निकले हुए थे कि उसी समय इनके कानों में एक महिला की आवाज़ आती है। ये महिला ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है, आग आग आग। जब इस तरीके की आवाज़ इन दोनों कांस्टेबल्स के कान में आती है, दोनों उस तरफ भागते हैं। दरअसल जो महिला इस तरीके की आवाज़ लगा रही थी ये महिला इसी इलाके में सब्जी बेचने का काम करती थी। अब जैसे ही ये दोनों कांस्टेबल वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि इसी इलाके के सबसे ज़्यादा चर्चित अशोक यात्री निवास जो एक रेस्टोरेंट था, होटल था, उसके अंदर से आग की लपटें जल रही हैं। अब जैसे ही आग की लपटें इस तरीके से भरभरा कर जलते हुए दोनों कांस्टेबल देखते हैं तो जो अब्दुल नज़ीर कुंजू थे वो तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं और उसके बाद में ये दौड़े दौड़े उस रेस्टोरेंट की तरफ भागते हैं। जब ये दोनों कांस्टेबल अशोक यात्री निवास के पास पहुंचते हैं, सॉरी मैं आप लोग को शुरुआत में गलत बता गया था, तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट होता है। उस रेस्टोरेंट का नाम होता है बगिया बारबी रेस्टोरेंट, बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट। अब जब वहाँ पर देखते क्या है तो इस रेस्टोरेंट से आग की लपटें उठ रही हैं। अब जैसे ही उस रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर रेस्टोरेंट के गेट पर जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था, जिस मैनेजर का नाम केशव कुमार, ये वहीं पर गेट पर खड़ा हुआ होता है। अब जैसे ही उससे गेट पर देखते हैं तो जो दोनों कांस्टेबल थे ये उससे वजह पूछते हैं कि अंदर आग की लपटें कैसी। तो जो वो मैनेजर था ये इन दोनों को बताता है कि दरअसल इस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे रद्दी, बहुत सारे ऐसे पेपर्स थे जिनको जलाया जा रहा है। अब जैसे ही वो मैनेजर ये बताता है कि कुछ रद्दी, कुछ पेपर, कुछ पोस्टर ऐसे थे जिनको जलाया जा रहा है, तो जो दोनों कांस्टेबल थे ये उस मैनेजर की बात से संतुष्ट नहीं होते। इनको लगता है कि ये जो मैनेजर है ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। उसके बाद में ये दोनों कांस्टेबल उस रेस्टोरेंट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मैनेजर था ये उनको वहीं पर रोक देता है और रेस्टोरेंट के अंदर जाने नहीं देता। अब उसके बाद से ये दोनों कांस्टेबल जो थे वहाँ से तो हट जाते हैं, लेकिन उसके बाद में ये उस रेस्टोरेंट की पीछे की साइड पहुँचते हैं और वहाँ से एक दीवार फांद कर जैसे ही अंदर पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि जो किचन वाला इलाका है वहाँ पर एक तंदूर भड़क रहा है और उस तंदूर पर 2 लोग बैठे हुए हैं और उन दोनों लोगों को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि इस तंदूर के अंदर कोई चीज़ जला रहे हैं। अब जैसे ही कांस्टेबल उन दोनों लोगों को देखता है कि ये तंदूर पर बैठे हुए कुछ चीज़ को जला रहे हैं, वो कांस्टेबल इन दोनों से पूछता है कि तुम क्या जला रहे हो। तो ये दोनों व्यक्ति जो वहाँ पर होते हैं ये बताते हैं कि दरअसल हम लोग बकरा भून रहे हैं। अब जो कांस्टेबल था कहीं ना कहीं इसको अब डाउट होने लगता है, क्योंकि बाहर जो मैनेजर था उसने बताया था कि कुछ रद्दी, कुछ पोस्टर पुराने ऐसे पड़े हुए हैं कि जिनको जलाया जा रहा है, और यहाँ पर ये जो दोनों लोग हैं ये बता रहे हैं कि हम लोग बकरा भून रहे हैं।
अब जो कांस्टेबल वहाँ पर मौजूद था वो तुरंत आसपास की जगहों पर नज़र घुमाने लगता है। उसको शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। अब उसके बाद में जैसे ही कांस्टेबल इधर उधर देखता है तो उसकी नज़र एक इंसानी हाथ पर पड़ती है। अब दोस्तों जैसे ही उस इंसानी हाथ को देखता है तुरंत समझ जाता है कि ये दोनों जो लोग हैं ये कोई बकरा उकरा नहीं भून रहे, बल्कि ये इस तंदूर के अंदर किसी इंसान को जला रहे हैं। अब दोस्तों इस कांस्टेबल ने ये तो देख लिया था कि किसी इंसान को ये लोग जला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो कांस्टेबल थे ये दोनों के दोनों अनजान बने रहते हैं और वहाँ पर इन दोनों लोगों से जो तंदूर पर बैठे हुए थे इनसे कुछ नहीं कहते और अनजान बनते हुए उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल आते हैं। और बाहर आने के बाद में तुरंत पुलिस की फोर्स को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस की फोर्स जब इस तरीके की बात सुनती है तुरंत एक टीम इकट्ठा होकर आती है और तुरंत के तुरंत उस रेस्टोरेंट के अंदर अचानक से धावा बोल देते हैं। अब जैसे ही पुलिस को इस तरीके से घुसते हुए दोनों लोग देखते हैं तो उन दोनों लोगों में से एक व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त से भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं जो दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम केशव कुमार, इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब दोस्तों जो केशव कुमार था ये मौके पर पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है और उसके बाद में आनन फानन में जितनी भी पुलिस के लोग वहाँ पर मौजूद थे वो तुरंत उस तंदूर की तरफ बढ़ते हैं और तंदूर की तरफ बढ़ने के बाद में जो आग थी उस आग को बुझाया जाता है। अब जैसे ही आग को बुझाया जाता है तो वहाँ पर दिखाई पड़ता है दरअसल इस तंदूर के ऊपर एक डेड बॉडी रखी हुई है और जो कि आधी से ज़्यादा जल चुकी है और उसका चेहरा जो था ये पहचानने में नहीं आ रहा था। हालांकि जो उसका जबड़ा था, जो उसके चेहरे की बनावट थी, उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा था कि जो डेड बॉडी अगर किसी की रखी हुई है तो ये महिला की है, यानी कोई महिला है जिसको जलाया जा रहा है। अब आनन फानन में पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और साथ के साथ में ये जो केशव कुमार था अब इससे पूछताछ शुरू करती है। इससे पूछती है कि आखिर तुम दोनों लोग, एक व्यक्ति जो पुलिस की गिरफ्त से भागा है, भागने में कामयाब हुआ, वो व्यक्ति कौन था, और सबसे पहले ये बताओ कि ये जो लड़की है, जिस लड़की को तुम लोग तंदूर के ऊपर जला रहे हो, भून रहे हो, ये लड़की कौन है। उसके बाद में ये जो केशव कुमार था जो बातें बताता है, जो खुलासा करता है, यकीनन वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला था। दरअसल ये केशव कुमार बताता है कि ये जो बगिया रेस्टोरेंट है ये उसका मैनेजर है और ये जो लड़की ये जो महिला है जिसकी डेड बॉडी को जलाया जा रहा है ये इसी रेस्टोरेंट के मालिक जिनका नाम सुशील शर्मा, उनकी पत्नी नैना सहानी है। जब इस तरीके की बात ये व्यक्ति जो था पुलिस को बताता है तो पुलिस एकदम से हैरान हो जाती है। उसके बाद में पुलिस पूछती है कि जो व्यक्ति भागा है वो कौन था। तो वो जो मैनेजर था जिसका नाम केशव कुमार, वो बताता है कि दरअसल जो व्यक्ति भागा है ये कोई और नहीं बल्कि इसी रेस्टोरेंट का मालिक सुशील शर्मा था और उसी की पत्नी को हम लोग तंदूर के ऊपर जला रहे थे। अब दोस्तों पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद में जो सुशील शर्मा था उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। तो पुलिस को पता चलता है दरअसल ये जो सुशील शर्मा है ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा रसूखदार, काफ़ी बड़े ओहदे पे एक तरीके से कहें, काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला इस तरीके का आदमी है, कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। दरअसल जो सुशील शर्मा था ये उस समय कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था और राजनीति में एक उभरता हुआ नाम था। और दूसरी तरफ जो नैना सहानी थी जिसकी हत्या हो चुकी है ये भी उस समय कांग्रेस से जुड़ी हुई बताई जा रही है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरीके का दावा भी था। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो इस सुशील शर्मा की तलाश जारी करती है, इधर तलाश जारी करती है, उधर ये जो केस था, ये जो घटना हुई थी ये उस समय पूरे दिल्ली के अंदर आग की तरह फैलती है। और दिल्ली में ही ना सही बल्कि उस समय ये पूरी खबर जो थी वो पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के अंदर आग की तरह फैल जाती है। ये खबर फैलती है कि एक महिला की हत्या की गई है और उसकी डेड बॉडी को पीसेस में कर टुकड़ों में कर तंदूर के अंदर भूना गया है, तंदूर के अंदर जलाया गया। अब जब इस तरीके की खबरें पूरे देश में उड़ने लगती हैं कि एक महिला की हत्या हो चुकी है और इस तरीके से उसको शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई तो लोग भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लोगों के अंदर आक्रोश था। जल्द से जल्द सुशील शर्मा को पकड़ा जाना चाहिए। अब दोस्तों पुलिस अपनी तैयारी कर रही थी, पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। एक हफ्ते का समय गुजर जाता है लेकिन जो सुशील शर्मा था ये पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर था और पुलिस अभी तक सुशील शर्मा को ढूंढने में नाकाम थी कि इसी बीच कुछ मीडिया संस्थानों से इस तरीके की खबर जो है वो एक तरीके से सर्कुलेट होती है, एक तरीके से पब्लिश होती है कि पुलिस जो है वो सुशील शर्मा का इनकाउंटर करने की तैयारी कर रही है। अब दोस्तों जब इस तरीके की खबरें चलती हैं तो इसी बीच एक तारीख आती है 10 जुलाई साल 1995 और 10 जुलाई साल 1995 को पुलिस सुशील शर्मा को बेंगलुरु से गिरफ्तार करती है। हालांकि उस समय बहुत सारे लोगों ने इस तरीके की बातें भी की कि जो सुशील शर्मा था इसने इनकाउंटर के डर से अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया।
अब दोस्तों पुलिस सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर चुकी थी। अब इसके बाद में जो बारी थी वो सुशील शर्मा से पूछताछ करने की बारी थी। अब दोस्तों पुलिस जब सुशील शर्मा से पूछताछ करना शुरू करती है और उसके बाद जो परत दर परत इस घटना की खुलती है, यकीनन उसको सुनने के बाद में एक इंसान का दिल दहल सकता है। दरअसल जो सुशील शर्मा है, इसके बयानों के आधार पर जो सुशील शर्मा है इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन हासिल की और जो नैना सहानी थी इसने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। और ये भी बताया जाता है कि जो नैना सहानी थी उन्होंने कॉमर्शियल पायलट के लिए भी तैयारी की थी, उसकी भी डिग्री उनके पास में थी। और ये उन दिनों दोनों के दोनों लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते थे और इसी बीच में इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बनी और उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। अब जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसके बाद में ये दोनों लव एंड रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। और बताया ये भी जाता है कि जब नैना सहानी सुशील शर्मा के साथ में रिलेशनशिप में आई थी तो उस समय से उन्होंने राजनीति के अंदर अपने पैर समेट लिए थे और वो जो कॉमर्शियल पायलट की जो उनकी ट्रेनिंग थी उसको उसमें अपना फ्यूचर बनाने की तैयारी कर रही थी। इधर जो सुशील शर्मा था ये राजनीति में लगातार अपने हाथ आजमा रहा था और राजनीति में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। और दोस्तों वक्त के साथ साथ जैसे ही थोड़ा समय गुजरता है, समय गुजरने के साथ ये दोनों मंदिर मार्ग पर एक अपार्टमेंट लेते हैं और वहीं पर पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। कुछ खबरों में यह दावा किया जाता है कि इन दोनों ने कभी शादी ही नहीं की थी। वहीं कुछ खबरों में ऐसा दावा भी किया जाता है कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी तो कर ली थी, लेकिन ये शादी को एक तरीके से जो सुशील शर्मा था ये लोगों के सामने उजागर नहीं करना चाहता था। वहीं जो नैना सहानी थी वो लगातार सुशील शर्मा के ऊपर इस तरीके का प्रेशर डालती थी कि तुम्हें ये शादी लोगों के सामने लाना चाहिए, लेकिन जो सुशील शर्मा था वो अपनी इस शादी को लोगों के सामने लाना नहीं चाहता था। अब दोस्तों नैना सहानी तो ये चाहती थी कि उनकी जो शादी है ये दुनिया के सामने आए, वहीं जो सुशील शर्मा था वो अपनी इस शादी को लोगों से छुपाना चाहते थे। अब दोस्तों इसी बात को लेकर आए दिन इन लोगों के बीच में अब झगड़े होने लगे थे। अब जब झगड़े रोज़ रोज़ के हो गए और ये झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे कि इनके बीच में प्यार से ज़्यादा अब झगड़े होने लगे थे। इसी बात को लेकर जो नैना सहानी थी कहीं ना कहीं उनका जो मोह एक तरीके से सुशील शर्मा से भंग होने लगा था और वो सुशील शर्मा से अब दूर जाने का प्रयास करती थी। और इसी बीच में जो नैना सहानी थी ये अपने ही एक पुराने क्लासमेट जिनका नाम मतलूब करीम, जो कि कांग्रेस के एक तरीके से पूर्व कार्यकर्ता भी थे, उनके करीब जाने लगती है और उनकी ही मदद से जो कॉमर्शियल पायलट बनने का इनका सपना था उसको सच करने के लिए विदेश में बस जाना चाहती थी। अब इधर जो नैना थी ये मतलूब करीम के साथ में मिलकर अपना जो पायलट बनने का सपना था उसको सच करने के लिए विदेश में जाना चाहती थी और जो सुशील शर्मा था इससे अपने रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाह रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो सुशील शर्मा था उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो मतलूब करीम के पास जाए और इसी बात को लेकर जो सुशील शर्मा था उसको नैना सहानी के ऊपर अब शक भी होने लगा था। उसको मतलूब करीम और नैना सहानी के बीच की जो नज़दीकियाँ थी ये खटकने लगी थी। अब दोस्तों इसी बात को लेकर आए दिन अब इन दोनों के बीच में झगड़े होने लगते और झगड़े इस कदर बढ़ रहे थे कि अब की इनकी जो ज़िंदगी थी एक तरीके से इनकी ज़िंदगियों के अंदर खुशियाँ कम और लड़ाई ज़्यादा थी और आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़े होते रहते थे। और इसी बीच में एक तारीख आती है 2 जुलाई साल 1995 और ये 2 जुलाई साल 1995 ये वो तारीख थी। दरअसल जो सुशील शर्मा था ये अपने काम से बिज़ी था। बिज़ी होने के बाद में जब ये अपने काम से फ्री होता है और फ्री होने के बाद में जब ये अपने अपार्टमेंट में आता है तो देखता क्या है कि जो नैना सहानी है उनके एक हाथ में विस्की का गिलास है और दूसरे हाथ में मोबाइल फ़ोन, यानी वो मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और दूसरे हाथ में विस्की थी, उस विस्की को पी रही थी। अब दोस्तों बात करते करते नैना जब ये देखती है कि जो सुशील शर्मा है ये घर के अंदर आ चुका है तो ये विस्की का जो गिलास इसके हाथ में था वो गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि विस्की पीजिए। अब जो सुशील शर्मा था ये उस गिलास को लेने से इनकार कर देता है, बल्कि इसके दिमाग में जो टेंशन थी वो ये थी कि आखिर नैना सहानी बात किससे कर रही है। उसके बाद में ये नैना से कहता है कि किससे बात कर रही हो, तो नैना सहानी इससे कहती है कि दरअसल वो अपने परिवार में किसी से बात कर रही है और इतना कहते ही वो फ़ोन काट देती है और फ़ोन वहीं पर रख कर अपने दूसरे कमरे में चली जाती है। लेकिन दोस्तों जो सुशील शर्मा था ये जैसे ही उस फ़ोन के पास जाता है और नंबर रीडायल करता है तो दूसरी तरफ से एक व्यक्ति की आवाज़ आती है। जैसे ही उस व्यक्ति की आवाज़ आती है ये तुरंत फ़ोन को काट देता है। दरअसल दोस्तों जो सुशील शर्मा था उसको ये शक तो था कि जो नैना है ये मतलूब करीम के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जा रही है और इसी बात को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहता था और आए दिन इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़े भी हो रहे थे। और 2 जुलाई साल 1995 के दिन जब ये अपने घर में आता है तो देखता क्या है कि नैना किसी से बात कर रही है। जब नैना बात कर रही होती है
और जैसे ही वो फ़ोन रख कर अंदर जाती है तो इसको शक तो था कि ये मतलूब करीम से ही बात कर रही होगी, भले ही वो ये कह रही थी कि अपनी फैमिली में किसी से बात कर रही। अब जैसे ही वो फ़ोन रख कर अंदर जाती है, ये नंबर को रीडायल करता है और दूसरी साइड से जो आवाज़ आती है वो मतलूब करीम की आवाज़ होती है। और जैसे ही मतलूब करीम की ये आवाज़ सुनता है तुरंत फ़ोन काट देता है। अब दोस्तों, जब सुशील शर्मा को ये पता चल चुका था कि नैना बात किसी और से नहीं बल्कि मतलूब करीम से ही कर रही थी, अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीखते हैं, काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो उन मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि इसी समय सुशील शर्मा ने अपनी ही गन से नैना सहानी को गोली मार दी थी, लेकिन हकीकत में दोस्तों ऐसा नहीं हुआ था। बल्कि इस झगड़े के बाद में जो सुशील शर्मा था ये नाराज़ होकर बालकनी के अंदर चला जाता है और बालकनी के अंदर खड़ा हो जाता है। उसी समय जो नैना सहानी थी ये कहती हैं कि दरअसल वो आत्महत्या कर लेंगी और अपनी जान को हमेशा हमेशा के लिए जो ज़िंदगी है उसको ख़त्म कर लेंगी। और इसके बाद में एक कथित तौर पर एक सुसाइड नोट भी लिखती हैं। उसके बाद में जो नैना सहानी का कमरा था उस कमरे से एक गोली चलने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही जो सुशील शर्मा थे ये उस साइड भागते हैं और भाग कर जाने के बाद में देखते क्या है कि जो नैना सहानी है उनके ही हाथ में उनकी ही लाइसेंसी पिस्टल है। और दरअसल जो गोली चली थी नैना सहानी को नहीं लगी थी बल्कि वो सही सलामत थी। और उसके बाद में कहती हैं कि इसी पिस्टल से मैं अब अपने आप को ख़त्म करने वाली हूँ। अब जो सुशील सहानी थे ये तुरंत उसकी तरफ भागते हैं और उसके हाथ से वो पिस्टल छीन लेते हैं। अब दोस्तों, जब सुशील शर्मा उस पिस्टल को ले लेते हैं, शायद अगर ये दोनों यहीं पर खामोश हो जाते तो बात यहीं पर रुक जाती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब ये सुशील शर्मा उस गन को ले लेते हैं, उस बंदूक को ले लेते हैं, उसके बाद में इन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा शुरू होता है। जब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है, बात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। जो सुशील शर्मा थे ये नैना की तरफ बंदूक तान देते हैं और बंदूक तानते हुए एक गोली फायर करते हैं। अब जैसे ही गोली चलाई जाती है वो नैना को छकाते हुए पीछे जो एसी लगा था और एसी से जा टकराती है। अब नैना अपने आप को संभाल पाती, कुछ समझ पाती। इसी बीच में जो सुशील शर्मा थे उनकी ही गन से एक और गोली निकलती है और वो गोली सीधे जाकर नैना की गर्दन में लगती है। अभी पलक भी नहीं झपकी थी कि सुशील शर्मा की गन से एक और गोली निकलती है जो सीधा सीधा जाकर नैना के सिर में लगती है। अब दोस्तों, जैसे ही ये दो गोली नैना सहानी की लगती है, नैना सहानी वहीं पर धड़ाम से गिर जाती है। पूरे ही कमरे के अंदर खून ही खून फैल जाता है। यानी नैना सहानी अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी थी, उनकी हत्या हो चुकी थी। अब दोस्तों, जब सुशील शर्मा ये देखता है कि उसके हाथ से ये क्या हो गया तो वो वहाँ पर बहुत दहाड़े मार मार कर रोने लग जाता है। पहली बात तो उसको ये अफसोस होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके हाथ से ये क्या हो गया, लेकिन दूसरी तरफ उसको ये टेंशन भी होती है कि आखिर इस शव का क्या किया जाए। अब उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा रोने के बाद में ये फ्लैट से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद में ये देखने की कोशिश करता है कि फ्लैट के बाहर कहीं गोली की आवाज़ तो नहीं गई, कहीं गोली की आवाज़ किसी ने सुनी तो नहीं, कहीं लोगों का जमावड़ा तो नहीं लगा। जब बाहर निकलने के बाद में ये हालात सामान्य देखता है, उसके बाद में वापस आता है और उसके बाद में नीचे मार्केट जाता है और वहीं से एक बड़ी पॉलीथीन का पैकेट खरीद के लेके आता है। अब दोस्तों, उस पॉलीथीन बैग को लाने के बाद में सबसे पहले सफलतापूर्वक ये उस डेड बॉडी को जो नैना सहानी की थी उसको उस पॉलीथीन के अंदर पैक करता है। उसके बाद में उस डेड बॉडी को एक चादर के अंदर लपेट कर एक साइड में रख देता है। अब उसके बाद में बहुत ही सफाई के साथ में ये उस पूरे कमरे को साफ़ करता है, क्लीन करता है और उसके बाद में जो नैना ने वो सुसाइड नोट लिखा था उसको ढूंढता है। अब जैसे ही वो सुसाइड नोट को ढूंढता है तो देखकर उस सुसाइड नोट को फाड़ देता है। हालांकि पुलिस ने बाद में उस सुसाइड नोट को बरामद किया था जिसमें लिखा हुआ था कि नैना की अंतिम इच्छा है कि उसकी जो अंतिम क्रिया होगी उसको सुशील ही करें। अब उसके बाद में ये अपनी जो कार थी उस कार को ला के सीधे अपने जो अपार्टमेंट था उसके गेट पर लगाता है। अब दोस्तों, कार को अपने गेट पर लगाने के बाद में ये लाश को उठाने की कोशिश करता है। चूँकि लाश काफ़ी ज़्यादा वज़नी थी इसलिए ये लाश को उठा नहीं पाता है। जब काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है तो रात के ही अंधेरे में ये किसी तरीके से खचेड़ कर उस लाश को अपनी मारुति 800 के पास आता है और लेके आने के बाद में उसकी डिग्गी में उस डेड बॉडी को रखता है और वहाँ से 9-11 हो जाता है। अब दोस्तों, सुशील शर्मा उस डेड बॉडी को लेकर अपनी मारुति 800 में निकल तो जाता है, लेकिन इसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इस डेड बॉडी के साथ में क्या करे, किस तरीके से आखिरकार इस डेड बॉडी को ये ठिकाने लगाए। कुछ देर तो ये इधर उधर घूमता है, उसके बाद में इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और इसके दिमाग में जो आइडिया आता है वो ये था कि ITO पुल पर जाएगा और वहीं से नदी में इस डेड बॉडी को फेंक देगा।
अब उसके बाद में ये ITO पुल पर जाता है। अब जैसे ही ये उस पुल पर पहुंचता है तो रात के समय में भी उस पुल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। अब जब चहल पहल को देखता है तो ये अपने प्लान वापस लेता है, क्योंकि अगर इस चहल पहल के बीच में ये उस डेड बॉडी को अपनी कार से बाहर निकालता और उसे फेंकने की कोशिश करता तो ये पकड़ा जाता। इसलिए ये उस प्लान को कैंसिल करके और दूसरे प्लान की तैयारी करता है। अब उसके बाद में ये उस डेड बॉडी को लेता है और जो इसका बगिया रेस्टोरेंट था वहीं पर पहुंचता है। अब जब बगिया रेस्टोरेंट में ये उस डेड बॉडी को लेकर अपनी कार के अंदर पहुंचता है तो देखता क्या है कि इसके रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं। ये अपनी कार को वहीं पर एक साइड में पार्क करता है और इसका जो मैनेजर होता है केशव कुमार, ये उसको बुलाता है और उसको बुलाने के बाद में कहता है कि ये जो लोग जितने भी खाना खा रहे हैं जल्दी से जल्दी इन लोगों को यहाँ से चलता कीजिए, और जितने भी लोग खाना खा रहे हैं उनसे ये कह दीजिए कि जो खाना है अब ख़त्म हो चुका है, और जो होटल का स्टाफ है इनसे भी ये कह दो कि आज का खाना बाहर खा लेना। अब दोस्तों जब केशव कुमार इस तरीके की बात सुनता है तो वो तुरंत अपने मालिक जो सुशील शर्मा थे इनसे कहता है कि अभी तो काफ़ी ज़्यादा खाना मौजूद है और इस खाने को काफ़ी ज़्यादा लोग बड़ी आसानी से खा सकते हैं। लेकिन जो सुशील शर्मा था ये अपने मैनेजर केशव कुमार से कहता है कि जितना मैं तुमसे बोल रहा हूँ उतना करो, बहुत बड़ी मुसीबत मेरे सर पर आ पड़ी है। अब दोस्तों केशव कुमार जब सुशील शर्मा की ये बात सुनता है तो वो भी एकदम को सोचता है कि साहब के ऊपर कोई परेशानी है। उसके बाद में वो जल्दी जल्दी जितने भी ग्राहक थे उन सारे ग्राहकों को वहाँ से चलता करता है, और उसके बाद में जो वहाँ पर उस समय रेस्टोरेंट के अंदर जो भी स्टाफ था उन सबको बाहर खाना खाने के लिए भेजता है, और इसके लिए होटल के हर एक स्टाफ को 25-25 रुपये भी दिए जाते हैं। अब दोस्तों होटल का सारा स्टाफ भी जा चुका था, जितने ग्राहक वहाँ पर मौजूद थे वो सारे के सारे जा चुके थे। अब इस रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ 2 व्यक्ति मौजूद थे, एक व्यक्ति जो कि इस रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार और दूसरा व्यक्ति इस होटल का यानी इस रेस्टोरेंट का मालिक सुशील शर्मा। अब दोस्तों उसके बाद में जो सुशील शर्मा था ये केशव जो इसका मैनेजर था उसको सारी बात बताता है। दरअसल ये बताता है कि किसी वजह से इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अब उसकी डेड बॉडी ठिकाने लगाने में उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अब जैसे ही मैनेजर केशव कुमार इस तरीके की बात सुनता है वो तुरंत जो सुशील शर्मा था उसका साथ देने से इनकार कर देता है। लेकिन दोस्तों सुशील शर्मा किसी भी तरीके से अपने मैनेजर केशव कुमार को अपना साथ देने के लिए मना लेता है, तैयार कर लेता है, और उसके बाद में एक खौफनाक प्लान की ये लोग शुरुआत करते हैं। दरअसल अभी अभी ग्राहकों के लिए तंदूर में तंदूरी रोटी बनी थी और तंदूर जो था वो अभी तक गर्म था, भड़क रहा था। उसके बाद में बड़ी सावधानी पूर्वक ये नैना के शव को उस गाड़ी से निकालते हैं और उस तंदूर पर ला के रख देते हैं। अब दोस्तों चूँकि तंदूर की आग जो थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, इसलिए नैना के शव को जला नहीं पाती है। उसके बाद में जो सुशील शर्मा था ये केशव से कहता है कि अंदर से कुछ रद्दी कुछ पेपर ऐसे हों जो बेकार पड़े हों उन्हें लेके आओ, क्योंकि आग और ज़्यादा भड़कानी पड़ेगी तब जाकर ये शव जलेगा। उसके बाद में जो केशव कुमार था ये तुरंत अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद में कुछ पुराने पेपर कुछ पुरानी रद्दी उठा के लेके आता है और उस तंदूर के अंदर डालता है। अब जैसे ही तंदूर के अंदर वो पेपर डाले जाते हैं आग भड़कना शुरू हो जाती है। अब उसके बाद में जो नैना सहानी का शव था वो भी धीरे धीरे अब जलना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों जो पेपर की आग होती है आमतौर पर लकड़ी की आग से काफ़ी ज़्यादा धीमी होती है, क्योंकि एक शव को जलाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। पेपर से एक पूरे शव को जलाया नहीं जा सकता। उसके बाद में जो पेपर थे धीरे धीरे इनकी आँच कम हो जाती है। उसके बाद में जो सुशील शर्मा था ये केशव से कहता है कि किचन के अंदर एक बटर का पैकेट है, उस बटर के पैकेट को लेके आओ। उसके बाद में वो उस बटर के पैकेट को लेके आता है और बटर का पैकेट जैसे ही उस तंदूर के अंदर डाला जाता है आग भड़क जाती है। उसके बाद एक के बाद एक तकरीबन 4 बटर के पैकेट ये उस तंदूर के अंदर डालते हैं, जिससे आग जो है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है। और उसके बाद में जो नैना सहानी का शव था वो भी बड़ी तेज़ी के साथ में जलना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों ये जो बटर डालने का प्लान था ये इनका कामयाब हो रहा था। उसके बाद में ये कुछ और पुरानी रद्दी लेके आते हैं, उस तंदूर के अंदर डालते हैं। अब उसके बाद में जो नैना सहानी का शव था ये धीरे धीरे जलना शुरू हो जाता है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इस बीच में इन्हें ये ध्यान नहीं रहता है कि जो आग की लपटें हैं इतनी ज़्यादा तेज़ हैं और दूसरी तरफ जो शव जल रहा है उसके अंदर से कुछ धुआं भी निकल रहा है। यानी ये जो आग की लपटें थी ये होटल के बाहर खिड़कियों से साफ दिखाई पड़ रही थी। अब जैसे ही इतना सारा धुआं इतनी सारी आग की लपटें एक महिला देखती है जो कि उसी इलाके में सब्जी बेचने का काम करती है, वो तुरंत आग आग चिल्लाने लगती है। और इसी बीच में 2 कांस्टेबल जो कि अब्दुल नज़ीर कंजू और दूसरा कांस्टेबल चंद्रपाल, ये महिला उन दोनों कांस्टेबल को ये सारी बात बताती है कि इस रेस्टोरेंट के अंदर आग लग गई है। अब उसके बाद में जब आग की बात आती है तो उसके बाद में इस पूरे केस का
खुलासा हो जाता है। दरअसल दोस्तों सुशील शर्मा के बयान के अकॉर्डिंग जब 2 कांस्टेबल अंदर पहुंचते हैं तो जो सुशील शर्मा था ये वहां से भागकर दिल्ली के गुजरात भवन में इसका एक दोस्त रहता था जो कि एक IAS ऑफिसर था। ये उसको बिना बताए वारदात की घटना के बारे में कुछ नहीं बताता है और उसके बाद में एक दिन तक ये वहाँ रुकता है और वहाँ रुकने के बाद में ये अगले दिन सीधा जयपुर पहुँच जाता है और जयपुर से सीधा ये मुंबई पहुँच जाता है और मुंबई पहुँचने के बाद में ये तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचता है, जहां पर जाने के बाद में ये अपने सर को मुंडवाता है। और दोस्तों उसके बाद में ये वहां से चेन्नई निकलता है। जब ये चेन्नई पहुंचता है तो किसी तरीके से पुलिस को इसकी चेन्नई में होने की खबर मिल जाती है। उसके बाद पुलिस की एक टीम तुरंत चेन्नई के लिए निकलती है। अब इसको वहाँ से पता चल जाता है किसी तरीके से कि पुलिस की एक टीम चेन्नई आ गई। उसके बाद में ये वहाँ से निकलकर सीधा बेंगलुरु पहुँचता है और बेंगलुरु जब ये पहुँचता है तो पीछे पीछे पुलिस की टीम भी बेंगलुरु पहुँच जाती है और आखिरकार 10 जुलाई साल 1995 को इसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया जाता है। अब दोस्तों 10 जुलाई 1995 को इसकी गिरफ्तारी हुई थी और 12 जुलाई 1995 को दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा इसको 10 दिन की पुलिस रिमांड पे भेजा जाता है। अब दोस्तों पुलिस इस पूरे केस में कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ में कार्रवाई कर रही थी आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस 12 जुलाई के बाद में मात्र 27 जुलाई ही आई थी कि पुलिस इस पूरे केस में चार्जशीट दायर कर दी थी और 31 अगस्त साल 1995 से दिल्ली के सेशन कोर्ट में इस पूरे केस के ऊपर सुनवाई शुरू हो जाती है। दोस्तों सुशील शर्मा के ऊपर नैना साहनी के मर्डर के लिए धारा 302 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए धारा 120B और सबूत मिटाने के लिए धारा 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और इस पूरे केस की सुनवाई की जाती है। और दोस्तों सुशील शर्मा के साथ साथ इसका जो मैनेजर था केशव कुमार और 2 अन्य लोग, इन दोनों लोगों के ऊपर भी मुकदमा चलाया जाता है। और दोस्तों साल 2001 में एक ऐसा मोड़ आता है कि इस पूरे केस के अंदर जो सुशील शर्मा था इसके लिए कोई भी वकील केस लड़ने से इनकार कर देता है। और दोस्तों उसके बाद में जो सुशील शर्मा था ये कुछ दिनों तक बिना वकील के रहता है और दोस्तों उसके बाद में इस केस में जल्दी से जल्दी सुनवाई के लिए डे टू डे हेयरिंग का एक तरीके से प्रोसेस अपनाया जाता है और उसके बाद में 3 नवंबर साल 2003 को इस पूरे केस में सुनवाई होती है और 7 नवंबर 2003 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाया जाता है कि जो सुशील शर्मा है नैना साहनी की हत्या के जुर्म में इसे सज़ाए मौत सुनाई जाती है। दूसरी तरफ जो इसका मैनेजर है उसको 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है और जो 3 अन्य लोग थे उन 3 अन्य लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब दोस्तों निचली अदालत के द्वारा ये फैसला सुनाया जा चुका था। उसके बाद में जो सुशील शर्मा था ये दिसंबर साल 2003 में ही हाई कोर्ट का रुख करता है और वहाँ पर याचिका दायर करता है। उसके बाद में अगस्त साल 2006 से इस केस की सुनवाई शुरू होती है और डे टू डे इसकी हेयरिंग की जाती है। उसके बाद में 19 फरवरी साल 2007 को हाई कोर्ट इस फैसले पर पहुंचता है कि जो इस सुशील शर्मा को जो सज़ा दी गई है उसको बरकरार रखा जाता है। अब दोस्तों जब हाई कोर्ट से भी सुशील शर्मा को कोई मदद नहीं मिलती है, कोई एक तरीके से मोहलत नहीं मिलती है, उसके बाद में साल 2007 में ये सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है और वहाँ पर जब इस केस की सुनवाई होती है तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस मौत की सज़ा को कम करने के बाद में इसको उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर देता है। और दोस्तों उसके बाद में ये अपनी आगे की सज़ा तिहाड़ जेल के अंदर बिताता है। उधर जो इस शव को जलाने के लिए जो मैनेजर था केशव कुमार वो 7 साल की सज़ा काटने के बाद में जेल से बाहर आ जाता है। दोस्तों आपको इस पूरे केस में ये जानकर हैरानी होगी कि अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में जो सुशील शर्मा था तिहाड़ जेल के अंदर जो अपनी सज़ा काट रहा था तो उस समय ये पुजारी के तौर पर काम करने के लिए जाना जाता था। उस समय ये पुजारी का काम करता था और 21 साल इसने तकरीबन जेल में गुजारे। और दोस्तों अच्छे व्यवहार की वजह से आखिरकार इसे साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिहा कर दिया जाता है और इसको इस 20 साल के अंदर एक दिन भी पैरोल नहीं मिली थी। हालांकि साल 2015 में इसे कुछ दिनों की मोहलत दी गई थी कि जेल से बाहर आ सके। उसके बाद में साल 2018 में ये जेल से बाहर हो जाता है। उसके बाद में ये जेल से बाहर अपनी ज़िंदगी काटता है। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस पूरे केस के अंदर किस तरीके से ये जो पूरा कांड हुआ परत दर परत मैंने आप लोग को बताया। अगर आप लोग को कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखते हैं कितनी रिसर्च के बाद में एक स्टोरी आप लोगों तक पहुंचाई जाती है, उसके बाद में आप लोग लाइक देने में बड़ा कंजूसी करते हैं।
अच्छा, कल के दिन आप लोगों के जो भी कमेंट्स आए थे, अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारी वीडियोस में जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, ये अनिल सालुंखे जी हैं, जो कि मुंबई से हमारी कहानी सुनते हैं और नए साल की ढेरों मुबारकबाद दे रहे हैं हमें, हमारे व्यूवर्स को। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में देव कुमार जी हैं, लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर, सभी भाई को, सभी माता पिता को प्रणाम करता हूँ। तो देव कुमार जी, आपका धन्यवाद। और उसके बाद में शर्मा हैं, लिखते हैं थैंक फॉर लिमिटिंग द टाइम बिलो 20 मिनट्स सब्सक्राइब। तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए किया है कि स्टोरी जो है वो 20 मिनट से कम की आई है। तो भाई, कुछ स्टोरियाँ ऐसी होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा लंबी भी जाती हैं, क्योंकि कहानी ऐसी होती है। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, जो अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं प्लीज़ कॉन्वे माई विशेष टू माई नाइस डॉक्टर प्रियंका सिंह ऑन हैप्पी बर्थडे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश माई हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल माई फैमिली मेम्बर्स। तो सुबोध कुमार जी, जो डॉक्टर प्रियंका हैं, उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, और साथ के साथ आप लोग अपनी फैमिली में जिनको भी बर्थडे विश करना चाहते हैं, उनको भी नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं आपको हमारी तरफ से नया साल मुबारक हो। रेनू सुनील त्यागी, श्याना बुलंदशहर से। तो आप दोनों को, पति पत्नी को भी हमारे और हमारी फैमिली की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, हैप्पी न्यू ईयर 2024। तो अनुज गोदारा जी, आपका भी 2024 काफ़ी ज़्यादा खुशियों से भरा हो और आपको भी नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। फैशन डिज़ाइनर हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलती हैं, तो आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। उसके बाद में दिनेश कुमार हैं, हैप्पी न्यू ईयर 2024 की शुभकामनाएं देते हैं भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद में राम प्यारे यादव जी हैं, लिखते हैं सर नमस्ते प्रणाम, हैप्पी न्यू ईयर 2024, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। राम प्यारे यादव, आजमगढ़ से। तो भाई राम प्यारे यादव जी, हमारी तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से आपको भी नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। उसके बाद में अभिमन्यु पांडे हैं, लिखते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई अभिमन्यु पांडे जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर, सभी भाई को 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। विकी कालिया जी HP से कहानी सुनते हैं, तो भाई आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद में फौजिया खान है, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, आज के इंसान को हैवान बनने में देर नहीं लगती है, रिश्तों का जो एतबार है ये उठता जा रहा है। तो फौजिया खान जी, आप हमारी कहानी सुनती हैं और कमेंट्स भी करती हैं, आपका धन्यवाद। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर सर जी, आपने मेरा नाम लिया, थैंक्स। कुलदीप यादव, बांडा से। तो कुलदीप यादव जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर्स की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट है, लिखते हैं हाय सर, मैं दुबई से, तुम्हारी स्टोरी मैं इंडिया UP से हूँ। इनका नाम है मोहम्मद उमेर। तो मोहम्मद उमेर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अनिल सालुंखे जी हैं, लिखते हैं शाबिर जी, आप दर्शकों से अपील कीजिएगा कि लाइक बटन दबाने में कंजूसी ना करें। तो भाई, आपसे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सभी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो अच्छे से रैंक करे, तो आप लाइक बटन दबा दीजिएगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये नमस्ते भैया, मैं अर्जुन बरी, नेपाल से। तो नेपाल से भैया हमारी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, मेरा नाम मोहम्मद जीशान है, कहानी बहुत अच्छी सुनाते हो, पहली बार कमेंट्स किया है, पढ़ना ज़रूर। तो भाई जीशान शेख जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं इशाक संगम, सर मैं बहुत सारी कहानी सुनता हूँ, मैं एक ताला और रिंग का काम करता हूँ और दूर दूर तक काम करना पड़ता है। आपके बारे में कुछ ज़रूर बताना, कुदहा पाजी। तो भाई इशाक संगम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम निकाल के हमारी कहानी सुनते हैं। नासिर पठान जी कमेंट्स करते हैं, सर कल 1 जनवरी को सालगिरह है, विश कर देना। तो नासिर पठान जी, आपको और आपकी पत्नी को, दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं शर्मा गुजरात, दाहोद डिस्ट्रिक्ट से हूँ और आपका फ्रेंड इशाक संगम। अच्छा, तो इशाक संगम जी ने कमेंट्स किया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स लिखते हैं, भैया मैं डिक सिंह, धन्यवाद। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। अच्छा, वीडियो को एंड करूं उससे पहले एक बार फिर से आप सभी फैमिली मेम्बर्स को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और लाइक बटन दबाने में यार क्यों कंजूसी करते हो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि आप लोगों तक जो कहानी पहुंचे ये बहुत ही सिंपल और सीधे शब्दों में पहुंचे। तो मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।